आज हम लोग कॉपीराइट करने वाले हैं। ठीक है, कॉपीराइट का हर ये जो 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर, पेटेंट हो या कॉपीराइट हो या ट्रेडमार्क हो, तो इस सब के लिए आपको पता है कि हर पर्टिकुलर चीज़ से डील करने के लिए हमारे भारत में कानून है। ठीक है, तो पेटेंट के लिए हमारे पास लेजिस्लेशन के आधार पर क्या है, पेटेंट एक्ट है। ठीक है, कॉपीराइट के लिए हमारे पास कॉपीराइट एक्ट है और ट्रेडमार्क के लिए हमारे पास ट्रेडमार्क एक्ट है। ठीक है, तो जब हम कॉपीराइट एक्ट पढ़ते हैं तो उसका सेक्शन 14 जो है उसमें डिफाइन किया गया है कि कॉपीराइट होता क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 14 ऑफ कॉपीराइट एक्ट टॉक्स अबाउट, देखिए, copyright means exclusive right to do or to authorize the doing of any of those work or any substantial part of that work, such as first literary work, dramatic work, musical work, artistic work, cinematography work, broadcasting work, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क, आर्किटेक्चरल वर्क और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क। ठीक है, तो जब कोई भी ये जो है अभी मैंने जो नीचे बताए ये काइंड्स ऑफ कॉपीराइट है। ठीक है, मतलब आप इस चीज को आप अगर बनाते हो या इस चीज के लिए काम करते हो तो आपको कॉपीराइट का जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे आपने लिटरेरी वर्क किया, कोई ऐसा कहानी लिखा जो फर्स्ट टाइम आपने लिखा है, ठीक है, इससे पहले किसी ने नहीं लिखा, तो आप उसके लिए कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर सकते हो और जैसे ही आपको कॉपीराइट मिलेगा तो आपके उस पर्टिकुलर स्टोरी पर आपका पूरा अधिकार हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको कॉपी करके बेचो, असाइनमेंट करो, लाइसेंस करो, जो करना है आपके पास पूरा अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट देता है किसको, जो उसको क्रिएट करता है। ठीक है, जिसने भी उसको बनाया होगा उसको वो मिलता है, चाहे वो ड्रामेटिक वर्क में बनाया हो, चाहे कोई आर्टिस्टिक वर्क हो। ठीक है, कोई कला, आप लोगों को पता होगा कुछ आर्टिस्ट है जिसके फोटो सब करोड़ों में बिकते हैं। ठीक है, वो रजिस्टर्ड रहता है, उसका आप कॉपी नहीं कर सकते, तो उसका भी कॉपीराइट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक हाल ही में बर्निंग, वो कुछ था ना, मतलब एक जंगल जल रहा था, उसका किसी ने फोटो लिया था। ठीक है, तो वो उसका उसने कॉपीराइट ले लिया था। एक बार क्या हुआ, एक कैमरामैन कोई बहुत बड़े जंगल में गया था और वो कैमरा भूल गया। ठीक है, उसका कैमरा नहीं मिल रहा था, तो वो बाद में पता चला कि किसी बंदर ने वो कैमरा ले लिया है। ठीक है, और बंदर ने उस कैमरे से बहुत अजीबोगरीब फोटो सब निकाला था। ठीक है, जब वो बंदा को वो कैमरा मिला तो देखता है कि इसमें तो बंदर ने खुद से बहुत सारे सेल्फी लिए हैं। ठीक है, तो उसने उस फोटो को कॉपीराइट करा लिया, क्योंकि इतने बड़े जंगल में कोई बंदर फोटो किसी का खींच सकता है क्या, नहीं खींच सकता, तो वो अजूबा हो गया, एकदम नया कुछ हुआ उसमें। ठीक है, तो उसने उसका कॉपीराइट ले लिया था। तो कॉपीराइट आप साउंड रिकॉर्डिंग के लिए भी ले सकते हो। आपने अगर कोई म्यूजिक बनाया और बहुत मस्त म्यूजिक बना लिया तो आप उसका कॉपीराइट ले लो, फिर आप वो जो है वो यूज नहीं कर सकता आपको बिना पूछे। ठीक है, कोई आर्किटेक्चरल वर्क है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, आपने कुछ ऐसा बनाया कंप्यूटर के अंदर जो ऐसा लग रहा है कि इससे पहले किसी ने नहीं बनाया था। ठीक है, तो आपको उसका कॉपीराइट मिल जाएगा। तो कॉपीराइट किसके लिए मिलता है, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो, ड्रामेटिक वर्क हो या लिटरेरी वर्क हो, ठीक है, या आर्टिस्टिक वर्क हो या सिनेमेटोग्राफी वर्क हो या ब्रॉडकास्टिंग वर्क हो या साउंड रिकॉर्डिंग वर्क हो या आर्किटेक्चरल वर्क हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क हो। ठीक है, इस सब के लिए अगर आप काम करते हो और अपने इंटेलेक्चुअली आपने इसमें कुछ नया किया है तो आप इसका कॉपीराइट लेके उससे आप बेनिफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है, कॉपीराइट का जो है वैलिडिटी नॉर्मली लिटरेरी वर्क के लिए 1 लाइफ प्लस 16 ईयर्स है। ठीक है, अगर मैंने कुछ लिखा है या मैंने कुछ कहानी बनाई है, उसका अगर मैं लेता हूँ कॉपीराइट तो वो मेरा पूरा लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, मेरे मरने के बाद 60 साल तक मेरे जो भी लीगल ईयर होंगे उसको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉपीराइट के लिटरेरी वर्क के लिए है। ठीक है, कॉपीराइट में तो बहुत सारे वर्क आते हैं ना, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, राइट, तो सिर्फ लिटरेरी वर्क के लिए ना 1 लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर है। ठीक है, लिटरेरी मतलब लिखने में कोई स्टोरी लिखी, कहानी लिखी, कविता लिखा, ऐसा कुछ।
बाकी जो भी हमने अभी वर्क पढ़ा, ड्रामेटिक वर्क पढ़ा, म्यूजिकल वर्क पढ़ा, आर्टिस्टिक वर्क पढ़ा, सिनेमाटोग्राफी वर्क पढ़ा, ब्रॉडकास्टिंग वर्क पढ़ा, ये सब 60 साल वैलिडिटी रहता है। ठीक है, इस सब का अगर इस सब का आप कॉपीराइट लेते हो तो इस सब का आपको 60 साल का जो है वैलिडिटी मिलता है। इसके बाद अगर आप एक्ट पढ़ोगे आगे तो सेक्शन 2 में डिफाइन किए गए हैं कुछ चीजें। ठीक है, उसमें बताया गया है कि ये जो ऊपर हमने पढ़ा, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ब्रॉडकास्टिंग वर्क, इसमें कॉपीराइट लेने का अधिकार किसको रहेगा? ठीक है, मान के चलो कोई साउंड रिकॉर्डिंग किया, साउंड रिकॉर्डिंग में आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो ओनर किसको मानोगे आप? किसको मानोगे कि किसने क्रिएट किया, कौन ऑथर होगा? ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी जो है इस एक्ट का, वो ऑथर के बारे में बताता है कि भाई ये जो ऊपर आपने 8-9 वर्क देखा, उसमें हम ओनर किसको मानेंगे, किसको हम कॉपीराइट ऑथराइज करेंगे? क्योंकि इस ड्रामेटिक वर्क में एक आदमी कोई ड्रामा करता है क्या? बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं ड्रामेटिक वर्क में, आर्टिस्टिक वर्क में बहुत सारे बंदे मिलकर काम करते हैं, तो सबको कॉपीराइट मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो किसको हम ऑथर मानेंगे? कॉपीराइट का मानना है कि किसी भी वर्क में जो ओनर होगा, जो क्रिएटर होगा, उसको हम ऑथर बोलेंगे। ठीक है, तो जो ऑथर होगा उसी को कॉपीराइट मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में किसको माना जाएगा ऑथर? तो देखिए, फॉर लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क ऑथर ऑफ द वर्क, अगर कोई लिटरेरी वर्क हुआ है या ड्रामेटिक वर्क हुआ है तो जिसने लिखा होगा, ठीक है, उसको माना जाएगा वो ऑथर है। ठीक है, और जैसे ही वो ऑथर है तो कॉपीराइट उसी को मिलेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, फॉर म्यूजिकल वर्क, म्यूजिकल वर्क में हम किसको क्रिएटर मानेंगे, किसको हम कॉपीराइट देंगे? तो फॉर म्यूजिकल वर्क कंपोजर, कंपोजर जो होगा उसको हम मानेंगे कि ये ऑथर है। ठीक है, और जैसे ही वो ऑथर होगा उसको मिलेगा कॉपीराइट। नेक्स्ट है आपका आर्टिस्टिक वर्क। फॉर आर्टिस्टिक वर्क आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्टिक वर्क में जो भी आर्टिस्ट होगा, जिसने कला दिखाया है, जिसने कलाकारी की है, उसको ऑथर माना जाएगा और इसीलिए उसको जो है दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर सिनेमेटोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग, अगर सिनेमेटोग्राफी वर्क हुआ है या साउंड रिकॉर्डिंग का वर्क हुआ है तो उसमें हम किसको ऑथर मानेंगे? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी का मानना है कि उसमें हम प्रोड्यूसर को ऑथर मानेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही पैसा लगाता है ना। ठीक है, तो मेन जो होता है क्रिएटर किसी सिनेमेटोग्राफी का या साउंड रिकॉर्डिंग का, वो होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कॉपीराइट किसको मिलेगा? फिर प्रोड्यूसर को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो क्रिएटर होगा, ठीक है, जिसने वो बनाया होगा प्रोग्राम, उसको मिलेगा ऑथरशिप और उसी को मिलेगा कॉपीराइट। ठीक है, तो जो क्रिएटर होगा उसको। फॉर ब्रॉडकास्टिंग वर्क, ब्रॉडकास्टिंग वर्क का मतलब जो कोई भी ब्रॉडकास्टर है, ठीक है, उसमें आपको पता होगा कि वो लोग लिख के रखते हैं कि हमें क्या बोलना है, तो उसमें जो भी ऑथर होगा ना उसके काम का, ऑथर ऑफ द वर्क इज नोन एज ओनर। ठीक है, तो जो भी ब्रॉडकास्टिंग वर्क का ऑथर होगा, जिसने लिखा होगा, उसको ऑथर माना जाएगा और फिर कॉपीराइट उसी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर आर्किटेक्चरल वर्क, आर्किटेक्चरल वर्क में ऑथर किसको माना जाएगा? ऑथर मींस ओनर। किसको कॉपीराइट मिलेगा? तो आर्किटेक्ट को, जो आर्किटेक्ट होगा उसको माना जाएगा कि यह है ऑथर और उसको जो है कॉपीराइट दिया जाएगा। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, हर एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है जो आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस एक्ट के अंदर कॉपीराइट क्या है, एक्ट के अंदर भी कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पहला है रिप्रोग्राफी। रिप्रोग्राफी मीन्स द मेकिंग ऑफ कॉपीज ऑफ अ वर्क बाय फोटोकॉपिंग और सिमिलर मीन्स। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, आपने कुछ लिटरेरी वर्क करा, ठीक है, अब आपको जो है उसका कॉपीराइट मिल गया, तो जैसे ही कॉपीराइट मिलेगा तो आपको अधिकार मिल जाता है ना कि उसको कॉपी करके बेचो। अब मान के चलो मोकल ने ये बीएनएस बुक बनाया, ठीक है, अब बुक बनाया तो वो एक ही बुक का उसको कॉपीराइट तो नहीं मिला होगा, उसको कॉपीराइट मिला तो अब वो ढेरों बुक बना सकता है, जितना बुक बनाना चाहे। ठीक है, तो अब जैसे ही वो उसको कॉपी करेगा, उसका सिमिलर वापस से बनाएगा, तो उसको बोला जाएगा रेप्रोग्राफी।
ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट वर्क मीन्स अ वर्क विच इज मेड और पब्लिश्ड बाय और अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनी लेजिस्लेचर इन इंडिया और एनी कोर्ट और जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट वर्क मीन्स क्या होता है? मीन्स ए वर्क विच इज मेड और पब्लिश्ड बाय और अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट और मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है? जैसे आपको कोई पेटेंट लेना है या कॉपीराइट लेना है, तो गवर्नमेंट का काम क्या है? यहाँ पे डिफाइन अच्छे से नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ दे दिया है कि डायरेक्शन जो देगा गवर्नमेंट वो होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट वर्क का क्या होता है? जैसे मैंने कॉपीराइट, मैंने कुछ बनाया, ठीक है, अब मेरे पास उसका कॉपीराइट लेने का पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगा? गवर्नमेंट मुझे हेल्प करेगा कि भाई आप दिखाओ क्या है आपका, अगर कुछ नया होगा तो हम आपको फंड करेंगे। तो गवर्नमेंट हेल्प करता है आपको। अगर आपका इन्वेंशन है तो अगर फीस आपके पास नहीं है एप्लीकेशन का और आपका इन्वेंशन काम का है, तो गवर्नमेंट आपको देता है पैसा। ठीक है, कि आप बनाओ, आप इसके ऊपर काम करो, ठीक है, और आप जो है इसका पेटेंट लो। ऐसे ही कॉपीराइट में भी गवर्नमेंट वर्क क्या है? गवर्नमेंट का काम क्या है कि भाई अगर कोई बंदा है जिसको जरूरत है, जिसको कॉपीराइट लेना है लेकिन उसके पास फीस नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करता है कि आप बनाओ, आप लो कॉपीराइट इसका और बनाओ देश हित के लिए, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट का काम इस एक्ट के अंदर सिर्फ वही है कि लोगों को प्रोत्साहित करे अगर कुछ नया बनाने की कोशिश करी है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपोजर। कंपोजर कौन होता है? कंपोजर इन रिलेशन टू अ म्यूजिकल वर्क मीन्स द पर्सन हु कंपोजेस द म्यूजिक regardless of whether he records it in any form of graphical notation। ठीक है, कंपोजर का मतलब क्या होता है? जो म्यूजिक कंपोज करता है, ठीक है, जो म्यूजिक बनाने में आपको पता होगा, कोई लिरिक्स बनाता है, कोई उसके ऊपर काम करता है, कोई कंपोज करता है। ठीक है, तो कंपोजर का मतलब है जो कंपोज करता है म्यूजिक को। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मर। आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा कॉपीराइट के अंदर कि डिफाइन परफॉर्मर अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो परफॉर्मर का मतलब क्या होता है? जो परफॉर्म करता है। जैसे मैं सिंगर हूँ तो मैं किसी स्टेज पे गाऊंगा, ठीक है, मैं डांसर हूँ तो मैं किसी स्टेज पे डांस करूंगा, मैं आर्टिस्ट हूँ तो कोई कला मैं किसी स्टेज पे दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं नाट्य कला में प्रसिद्ध हूँ, ठीक है, तो मैं कोई नाटक करके दिखाऊंगा। तो जो भी मैं किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे परफॉर्मर कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइंड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एंड थस प्रोटेक्टेड फोटोग्राफ कॉपीराइट वैलिड 60 इयर्स ऑफ मेड फोटोग्राफ। ये बोल रहा है फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ को भी आर्टिस्टिक वर्क के अंडर कवर किया गया है। ठीक है, और ये कॉपीराइट इसके ऊपर भी आप ले सकते हो और इसका जो कॉपीराइट का वैलिडिटी है वो 60 इयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अडेप्टेशन। Adaptation means transformation of a copyrighted work from one format to another, like conversion of literary work or artistic work into dramatic work। ठीक है, आपने कुछ कहानी लिखी, ठीक है, जैसे आपको पता होगा ये हाफ गर्लफ्रेंड जो है मूवी, वो पहले एक स्टोरी था, ठीक है, जिसको चेतन भगत ने लिखा था। पहले वो एक नोवेल था हाफ गर्लफ्रेंड, बाद में उसने उसका ये क्या बोलते हैं हाफ गर्लफ्रेंड का उसने कॉपीराइट ले रखा था। ठीक है, अब जैसे ही कॉपीराइट ले लिया तो वो नोवेल जो हो गया कॉपीराइटेड हो गया। ठीक है, अब चेतन भगत ने किसी प्रोड्यूसर ने कहा होगा कि भाई आप इस पे फिल्म बनाओ, तो उसने उस नोवेल को जो कि लिटरेरी वर्क था उसको ड्रामेटिक वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश की, फिल्म बनाने का कोशिश किया था, कोशिश क्या, फिल्म बनाया ही उसने, बराबर। तो जब हम किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको अडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, पहले वो नोवेल था, तो नोवेल का मतलब क्या हो गया? नोवेल का मतलब वो लिटरेरी वर्क में आया, हमने बाद में उसको क्या बना दिया? मूवी बना दिया, बराबर। तो मूवी हो गया, तो मूवी किस में आएगा? ड्रामेटिक वर्क में। तो हमने लिटरेरी वर्क को किस में तब्दील कर दिया? ड्रामेटिक वर्क में। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, अगर आप किसी भी एक वर्क को दूसरे वर्क में कन्वर्ट करते हो तो उसको बोला जाता है अडेप्टेशन। ठीक है, इसमें मेन है एंटन पिलर ऑर्डर। एंटन पिलर ऑर्डर ए कोर्ट ऑर्डर विच परमिट्स इंस्पेक्शन ऑफ द डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट प्रीमाइसेस फॉर सर्च एंड सीजर ऑफ रेलेवेंट मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट।
हाँ, आपको पता है जब कोई बंदा आपके कॉपीराइटेड प्रोडक्ट का वो करता है इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, तब आप कोर्ट में जाके इंटरपिलर ऑर्डर के लिए कोर्ट में जाते हो और बोलते हो कि योर लॉर्डशिप फलाना आदमी जो है मेरे कॉपीराइटेड प्रोडक्ट का मिसयूज कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो आप कृपया एक ऑर्डर पास करें और उसको रोकें, ठीक है। तो कोर्ट जो है उस केस में इंटरपिलर ऑर्डर पास करता है, जिसमें कोर्ट जो है पुलिस वाले को ये परमिट करता है कि आप जाओ जहां पे भी इस बंदे का जो भी वायलेशन कर रहा है उसके प्रीमाइसेज को सर्च कीजिए, अगर वहां पे कुछ मटेरियल मिलते हैं, डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो आप उसको सीज कर दीजिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इंटरपिलर ऑर्डर, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है जॉन डो ऑर्डर। जॉन डो ऑर्डर का मतलब है कि आपको पता नहीं है कि कौन आपका प्रोडक्ट मिसयूज कर रहा है, ठीक है। मान के चलो मैंने एक बुक लिखा, अब मैंने उसका कॉपीराइट ले लिया और मैं मार्केट में 100 बुक निकाला, मान के चलो 100 बुक हमने प्रिंट करा, पता चल रहा है मुझे कि यार मेरा मार्केट में मैंने अभी तक 100 ही प्रिंट किया और मार्केट में पहले से 1000 बुक मेरा घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिसने भी कोई एक मेरा बुक लिया होगा वो बहुत सारा बुक बना के बेच रहा है, राइट, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कौन बेच रहा है। तो जब कोई इन्फ्रिंजर, ठीक है, या जब कोई वायलेशन किसी अननोन पर्सन के द्वारा किया जाता है, उस केस में जो है आप कोर्ट में जॉन डो ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन देते हो, ठीक है। उस केस में कोर्ट जो है जॉन डो ऑर्डर पास करता है। उस केस में क्या होता है कि बंदा पता नहीं होता है कि भाई किसने आपका वो किया, ठीक है, लेकिन कोर्ट जो है लीगल एक्शन के लिए सामने वाले को लायबल मानता है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बताता है कि भाई इन्वेस्टिगेट करो कि इस बंदे का जो है प्रोडक्ट का या जो भी इनका कॉपीराइटेड मटेरियल है कौन इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है। तो बस दो चीजें याद रखना, इंटरपिलर ऑर्डर जो है नोन पर्सन के लिए है, ठीक है, जिसको आप जानते हो। उस केस में कोर्ट जो है सामने वाले का प्रीमाइसेस सील करेगा और सर्च सीजर करेगा। जॉन डो ऑर्डर का मतलब है कि आप सामने वाले को नहीं जानते, ठीक है, तब कोर्ट जो है जॉन डो ऑर्डर पास करता है। इसके बाद है अगला आपका मेन राइट ऑफ कॉपीराइट ऑनर। कॉपीराइट ऑनर के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो राइट्स का क्या है, पहला राइट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, ठीक है। क्या क्या है राइट के अंदर, राइट टू कॉपी, राइट टू सेल, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सब आपके राइट हैं। राइट टू असाइनमेंट, राइट टू लाइसेंस, राइट टू रिलिक्वेंसमेंट, मोरल राइट ऑफ द ऑथर, ठीक है। ये मोरल राइट ऑफ द ऑथर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मोरल राइट जो है कोर्ट ने माना था। मोरल राइट का मतलब क्या, ये जो अमरनाथ सहगल का केस है इसमें क्या हुआ था, जब पार्लियामेंट बना था, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अमरनाथ सहगल को बोला था कि आप एक स्टेच्यू बनाओ जो हम पार्लियामेंट के अंदर मस्त रखें तो अच्छा लगेगा। तो अमरनाथ सहगल जो है बहुत रेप्यूटेड आर्टिस्ट था उस टाइम पे, ठीक है, जो उसका अगर आप एक स्टेच्यू ले लो तो नाम हो जाता था कि आपने उसका स्टेच्यू लिया, बहुत मतलब फेमस था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, अमरनाथ सहगल को पता चला कि पार्लियामेंट का साफ सफाई चल रहा है, तो उसने पार्लियामेंट के अंदर जो भी वर्कर थे उसके स्टेच्यू को कबाड़ खाने में जाके फेंक दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उसका स्टेच्यू था तो थोड़ा इज्जत से कहीं साइड में रख दे, कबाड़ खाने में जाके फेंक दिया। अब ये गया सुप्रीम कोर्ट कि सर अगर मैं कोई सामान बेचता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरा उसमें मोरल राइट नहीं है। अगर मैं कुछ बेचता हूं तो उसमें मेरा मोरल राइट तो होना चाहिए ना। अगर उसका जैसे वो रोड पे फेंक देता तो मेरा नाम खराब होता कि ये अरे यार इतना अच्छा स्टेच्यू है रोड पे फेंका, किसका है, कौन बनाता है ऐसा, तो कौन बोलेगा अमरनाथ सहगल बनाया था इसीलिए फेंका, ऐसा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, सही बात है, अगर कोई आर्टिस्ट है अगर उसके कला का सम्मान नहीं किया गया तो उसका मोरल राइट वायलेट हो रहा है, इसका मतलब, राइट। तो कोर्ट ने इसी केस से मोरल राइट का प्रिंसिपल जो है कॉपीराइट के अंदर ऐड किया, ठीक है। और कोर्ट ने माना कि नहीं, हर व्यक्ति के, जैसे अभी आपको बता दूं, कोई मूवी जब बनता है, ठीक है, तो आपको पता होगा, मान के चलो मेरे जीवनी पे कोई मूवी बना, ठीक है, मेरे परिवार वालों को बहुत सारा पैसा भी मिला और उसमें क्या लिखा रहता है पता है, ये धन्यवाद मिस्टर सुजीत राय एंड हिज फैमिली,
क्यों? ये मोरल राइट है। आपने मुझे पैसा दे दिया तो मेरा खत्म ना। अगर आप मेरे जीवनी पे फिल्म बना रहे हो तो आपने मुझे पैसा दिया, मेरा बात खत्म, मेरा रोल खत्म। लेकिन फिर भी उस फिल्म में क्यों लिखा रहता है कि धन्यवाद या सौजन्य से या ऐसा ऐसा स्पेशल थैंक्स। आप लोग देखोगे मूवी तो उसमें लिखा रहता है स्पेशल थैंक्स टू। क्यों? ये मोरल राइट है। उसने पैसा दे दिया आपको, आपका खत्म है जिम्मेदारी, आपको क्या मतलब है अब वो कुछ भी बनाए मूवी में, राइट। लेकिन फिर भी वो आपको क्रेडिट देता है, वो क्रेडिट नहीं देता है, वो आपका मोरल राइट है जो वो आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है मोरल राइट। यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इन्फ्रिंजमेंट। अभी देखो राइट ऑफ कॉपीराइट हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा ड्यूटी ऑफ कॉपीराइट तो आप सेम बोल सकते हो जैसे मैंने पेटेंट में आपको बताया था। ठीक है, राइट और ड्यूटी जो है दोनों तीनों में सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या राइट क्या था? लाइसेंस करने का, असाइन करने का, बराबर। राइट टू यूज है, राइट टू सू है, बराबर। लेकिन ड्यूटी क्या होगा? तो ड्यूटी ये होगा कि आप कॉपीराइट के लिए जा रहे हो तो आप जो है स्टेट्यूटरी जो फीस है वो आप भरिए, पहली ड्यूटी। दूसरा ड्यूटी क्या होगा कि जब आप कॉपीराइट लेने गए हो तो आप बोलो उसको कि आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाए। ठीक है, कि आपका कॉपीराइट गलत तो नहीं लिया जा रहा है। फिर आपकी ड्यूटी क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन लिया है पब्लिकेशन के बाद तो आप उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करो, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, आपको अगर कॉपीराइट मिलता है तो आप उसका मिसयूज ना करें। होता है ना मिसयूज, आपको कॉपीराइट मिल गया तो आप पता चल रहा है एक आदमी को पहले बेच दिए थे, आप दूसरे आदमी को भी बेच दिए, तीसरे आदमी को भी बेच दिए। आप किसी एक ही आदमी से सौदा कर सकते हो ना, हर आदमी से थोड़ी बेच सकते हो। तो आप उसका मिसयूज ना करें। ठीक है, और ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको कॉपीराइट मिला है तो उसका मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपीराइट मिला और आप घर में रख लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूं वापिस से। ठीक है, एक सेकंड। इन्फ्रिंजमेंट क्या है? देखिए, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ समवन्स कॉपीराइटेड वर्क विदाउट परमिशन। यही होता है ना इन्फ्रिंजमेंट। मैंने किसी चीज के लिए कॉपीराइट लिया, ठीक है, अब आप उस चीज का मेरे से बिना परमिशन लिए आप उसका कॉपी करके बेच रहे हो तो ये अनऑथोराइज्ड यूज हो गया, बराबर। तो ये क्या है? ये इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई मेरे बुक का कॉपी कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये सब जो है गलत चीजें हैं, जब तक मैं परमिशन ना दूं नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये अभी इन्फ्रिंजमेंट के लिए क्या क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कब कब इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपकी कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज किया आपसे बिना परमिशन के, तो मैं किस किस परिस्थिति में इन्फ्रिंजमेंट का जो है इन्फ्रिंजमेंट के लिए लायबल नहीं होऊंगा। तो सबसे पहला फेयर यूज, रिव्यू और रिपोर्टिंग। आपसे ये एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए 100% आएगा कि कब कब इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है फेयर यूज, मतलब रिव्यू या रिपोर्टिंग के लिए अगर आप यूज कर रहे हो किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल का तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा है पैरोडी। पैरोडी का मतलब ह्यूमर क्रिएट करने के लिए आप अगर उसका इस्तेमाल करते हो तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। एजुकेशन पर्पज, अगर आप एजुकेशन पर्पज के लिए उसका यूज कर रहे हो तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। आपको बताया था मैंने कि कॉपीराइट का जो है मिनिमम 60 साल है अदर वर्क के लिए, और लिटरेरी वर्क के लिए 1 लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर है। ठीक है, तो अगर आपका ये वैलिडिटी खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो फिर अगर कोई उसके बाद उसका यूज करता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट यूज। गवर्नमेंट यूज का मतलब सरकार को अगर यूज करना है तो वो कर सकता है, उसका क्या, उसको थोड़ी ना परमिशन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट में आता भी नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन का मतलब है कि अगर आपने किसी को बेच दिया है तो भाई वो जितना कॉपी करना चाहे कर सकता है, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा फिर। ठीक है, लास्ट है रिसर्च एंड लाइब्रेरी। अगर लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल हो रहा है या रिसर्च के लिए किया जा रहा है तो ये बिना परमिशन भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेमेडीज अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। तो इन्फ्रिंजमेंट के लिए रेमेडी जो है हमारे पास 2 है, एक सिविल है और एक क्रिमिनल है।
सिविल को सेक्शन 55 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है और सेक्शन 63 में क्रिमिनल रेमेडी के लिए बताया गया है। ठीक है, तो सिविल में क्या क्या है इन्फ्रिंजमेंट का रेमेडी है। पहला है इंजंक्शन, मतलब आप रोक लगा सकते हो कि भाई आगे आप मत कॉपी करो। दूसरा है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसने जितना कमाया होगा आप क्लेम करोगे कि भाई मुझे उसका पूरा प्रॉफिट चाहिए। तीसरा आप कर सकते हो, आपको जितना नुकसान हुआ है आप वो क्लेम से कर सकते हो, डैमेजेस। ठीक है, उसको बोला जाता है डैमेजेस। तो आपको जितना नुकसान हुआ है या तो आप वो भरपाई करवा लो, या तो उसको जितना प्रॉफिट हुआ है आप वो भरपाई करवा लो, या तो उसको रोक लगवा दो। सिविल में आप ये 3 चीजें कर सकते हो। क्रिमिनल में है सर सीजर एंड फोरफीचर, जो भी उसके पास मटेरियल है उसको सीज करवा लीजिए और फिर उसको बेच के अपना पैसा ले लीजिए। दूसरा कर सकते हैं आप उसको इन्फ्रिंजमेंट दिला सकते हैं, जिसका 6 महीने से 2 साल तक का जेल है और फाइन 50,000 से 2 लाख रुपए तक का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेमेडी। अभी प्रोसेस क्या है कॉपीराइट के लिए, तो मैंने कल भी बताया था, मोर और लेस सबका प्रोसीजर सेम ही है, कोई अलग से आता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आप सर्च करेंगे, ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर चीज के लिए किसी ने पहले से तो नहीं लिखा है। ठीक है, आपने सर्च कर लिया, आप जाइए एप्लीकेशन फाइल कीजिए। ठीक है, दूसरा स्टेज। तीसरा उसका एग्जामिनेशन होगा कि भाई आपने किसी का पहले से तो बना था, उसका तो नहीं बना के आ गए हो। ठीक है, फिर उसका जो है पब्लिकेशन होगा। पब्लिकेशन कहाँ होता है, उनके ऑफिस के सामने या किसी न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब पब्लिकेशन के बाद अगर किसी को लगता है कि यार ये तो मैंने पहले से बना रखा है, राइट, या उसको लगता है कि नहीं इसका पहले से जो है किसी को मिल गया है कॉपीराइट। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्शन लेता है तो फिर वो ऑब्जेक्शन को क्लियर कीजिए। ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद क्या होगा, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब ग्रांट कर दिया जाएगा। हाँ बोलिए आयुषी मैडम, बोलिए। आपका हैंड रेज है मैडम। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजर ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहले क्या करेंगे, आप सर्च कीजिए, दूसरा एप्लीकेशन फाइल कीजिए, तीसरा उसका एग्जामिनेशन होगा, फिर पब्लिकेशन होगा, फिर ऑब्जेक्शन क्लियर होगा और फिर ग्रांट होगा। ये नॉर्मल है, तीनों में अप्लाई होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके अंदर कॉपीराइट सोसाइटी है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कॉन्सेप्ट कॉपीराइट सोसाइटी का। कॉपीराइट सोसाइटी क्या होता है, इट इज अ लीगल बॉडी विच प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर ऑफ द वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट। The copyright society give assurance to the creative authors in the common commercial management of their works. It is a registered collective administration society. Such a society is formed by the copyright owner. जो भी कॉपीराइट ओनर होते हैं, ठीक है, वो सब मिलके एक सोसाइटी का गठन करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉपीराइट के ओनर होते हैं। ठीक है, और फिर वो लोग जो है किसी का कॉपीराइट मिसयूज होता है या कुछ हो तो एक होता है ना संगठन बनाते हैं, तो यही है कॉपीराइट सोसाइटी। वो एक कॉपीराइट ओनर्स का एक ग्रुप होता है, सोसाइटी होता है। ठीक है, अगर किसी ने मिसयूज किया है या किसी को नहीं मिल रहा है तो ये सब वो लोग डील करते हैं। अब वो काम क्या करते हैं, मेन तो देखिए फंक्शन, टू ग्रांट लाइसेंस टू कॉपीराइट ओनर, कॉपीराइट ओनर को जो है लाइसेंस ग्रांट करते हैं। टू लोकेट इन्फ्रिंजमेंट, अगर कहीं पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है किसी के कॉपीराइट का तो उसको लोकेट करने का काम है। डील विद ओनली लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क से जो भी जुड़ा हुआ विवाद होगा सब ये कॉपीराइट सोसाइटी अपने लेवल पे देख सकता है। मिनिमम 7 मेंबर एंड 5 ईयर रिन्यूअल, कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए इसके अंदर और हर 5 साल में इसमें मेंबर जो है बदलने चाहिए। गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कवर होता है। ओनली ग्रांटिंग एंड इशूइंग लाइसेंस टू दी ओनर, जो भी ओनर होता है, ठीक है, कॉपीराइट ओनर का, उसको जो है ये लाइसेंस इशू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए कॉपीराइट के लिए जो मेन आपका कन्वेंशन है वो सबसे पहला है पेरिस कन्वेंशन 1881 में आया था। इसके बाद आया था बर्न कन्वेंशन 1886 में। तीसरा है यूनिवर्सल कॉपीराइट कॉन्फ्रेंस 1952 में। इसके बाद आया था रोम कन्वेंशन 1961 में। इसके बाद आया था ट्रिप्स कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 में और लास्ट में आया था वीपो ट्रीटी 1996 में।
ठीक है। तो ये सब जो है कॉपीराइट से जुड़े कन्वेंशन है। आगे हम लोग इसका विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसका एक केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म, ठीक है। इस कॉपीराइट के लिए बहुत लैंडमार्क ये जजमेंट है। तो देखिए क्या होता है इस केस में। मैं आपको केस का पूरा कहानी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म, एक ये जो है हम हिंदुस्तानी मूवी आता है, जिसको लिखा होता है आरजी आनंद ने, ठीक है। मूवी नहीं, पहले हम स्टोरी समझते हैं। हम हिंदुस्तानी एक नोवेल था, ठीक है, जिसको आरजी आनंद ने लिखा था, ठीक है। स्टोरी बहुत हिट हुआ। वो जो नोवेल था हम हिंदुस्तानी, उसका जो स्टोरी था बहुत हिट हुआ, ठीक है। आरजी आनंद ने सोचा कि इस पे फिल्म बनाओ, ठीक है। डीलक्स फिल्म में उनको अप्रोच किया। डीलक्स फिल्म जो है मूवी बनाता है, तो वो ऑथर लोगों को अप्रोच करता है कि आपके पास स्टोरी है तो आप स्टोरी दो, बाकी हम पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो डीलक्स फिल्म ने आरजी आनंद को अप्रोच किया कि भाई आपका स्टोरी जो है बहुत चला, हम आपके साथ मिलकर इस फिल्म पे काम करना चाहते, ठीक है। आरजी आनंद ने पूरा कहानी जो है डीलक्स फिल्म से के साथ साझा किया कि भाई ये स्टोरी है, ये कहानी है, ठीक है। फिल्म का पूरा स्टोरी सुनने के बाद जो है वो बोला ठीक है, मैं जाता हूँ ऑफिस, फिर मैं आपको बताता हूँ इस पे फिल्म बनाना है कि नहीं बनाना है। अब यहाँ पे पूरा कहानी वहानी सुन लिया है। अब ये गया तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया कि भाई मुझे इस फिल्म पे काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। बाद में कुछ साल बाद जो है डीलक्स फिल्म का एक मूवी बनाता है न्यू दिल्ली, ठीक है। ये जो डीलक्स फिल्म है वो एक मूवी बनाता है साल भर बाद, जिसका नाम होता है न्यू दिल्ली, ठीक है। ये मूवी आरजी आनंद देखता है। तो आरजी आनंद जब देखता है तो उसको लगता है ये तो पूरा कहानी मेरे फिल्म जैसा है। मतलब वो जो उस टाइम पे आरजी आनंद ने उसको बताया था ना, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा मेरा कहानी है, और ये जो है डीलक्स फिल्म तभी जवाब नहीं देता है। साल भर बाद वो फिल्म रिलीज करता है न्यू दिल्ली, ठीक है। जब ये मूवी आरजी आनंद देखता है तो उसको मतलब लगता है कि ये तो मेरे फिल्म का कॉपी कर लिया है, जबकि उसका कॉपीराइटेड वो स्टोरी था। तो ये जो है डीलक्स फिल्म पे केस कर देता है, ठीक है। और केस करता है तो ये जो है आपका आरजी आनंद वो बोलता है कि भाई इस फिल्म को रोक दिया जाए, इंजंक्शन लगा दिया जाए इसके ऊपर, ठीक है। रिफ्यूज कर दिया, नहीं इंजंक्शन लगाने के लिए बोल दिया, ठीक है, क्योंकि इसने मेरे कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट किया है, ठीक है। अभी क्या होता है देखिए, हाँ, जब वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट बोलता है उसको मना कर देता है, ये बोल के कि दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। वो जो लोअर कोर्ट में गया ये अपना उसका केस लेके, तो लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई देखो मैं उसका भी फिल्म देखा हूँ और आपका स्टोरी भी देखा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सिमिलैरिटी है, तो इसीलिए मैं कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोर्ट ने बोला उनको। तो अब ये बेचारा गया दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे क्या कहा कि भाई नहीं, यहाँ पे जो मैंने मूवी देखा है न्यू दिल्ली और जो आपका स्टोरी है थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन पूरा सिमिलर नहीं है, बहुत सारा कहानी ही अलग कर दिया है उसने। जो दिल्ली वो था अपना डीलक्स फिल्म, वो कहानी का थोड़ा बहुत स्टोरी ही बदल दिया था, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट से भी उसको वो रिफ्यूजल ही मिला। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया आर्टिकल 136 में एसएलपी डाल के कि साहब ऐसा ऐसा सीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो उसका जो स्टोरी का प्लॉट है और आपका जो स्टोरी का प्लॉट है दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। मानता हूं कुछ पात्र पात्राओं के नाम सिमिलर है, ठीक है, स्टोरी भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन जो कहानी का प्लॉट उसका है और जो कहानी का प्लॉट आपका है उसमें बहुत अंतर है, ठीक है। कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन इस सिमिलैरिटी को इन्फ्रिंजमेंट माना जाए इतना नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना और सामने वाले को कोई भी रियायत देने से जो है साफ साफ इनकार कर दिया गया, ठीक है। अब इसी में एक और मूवी एक और केस का याद आ गया मुझे, ठीक है। एक केस था यशराज फिल्म वर्सेस साई गणेश
प्रोडक्शन, ठीक है। ये भी लैंडमार्क केस है कॉपीराइट के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, यशराज फिल्म ने बैंड बाजा बारात बनाया था, आप लोगों को याद हो तो 2010 में, ठीक है। अब यही बैंड बाजा बारात 2010 में यशराज फिल्म ने बनाया, और यशराज फिल्म इस स्टोरी को जो है, इस फिल्म को कॉपीराइट ले लिया था, ठीक है। अब इसका अगर कोई मूवी बनाता है तो इससे परमिशन लेना चाहिए कि भाई मैं आपके बैंड बाजा बारात का दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे परमिशन दो या कॉपीराइट दो, जो भी है आपका करो। कुछ नहीं होता है, ठीक है। यशराज फिल्म को पता चलता है 2013 में कि एक तेलुगु मूवी आया है जिसका नाम है जबरदस्त, ठीक है। वो साईं गणेश प्रोडक्शन ने बनाया है, ठीक है। और बैंड बाजा बारात का एकदम कॉपी, कुछ भी अंतर नहीं, पूरा का पूरा कॉपी, ठीक है। सिर्फ भाषाई आधार पर सिर्फ वो चेंजेस है आवाज में, ठीक है। बाकी स्टोरी प्लॉट सब सेम। यशराज फिल्म जो है कोर्ट में गया, उसके ऊपर केस किया साई गणेश प्रोडक्शन पर। उसने कहा सर मैंने इस अपनी बैंड बाजा बारात का कॉपी किसी को दिया ही नहीं है, कॉपीराइट, ठीक है। तो ये कैसे मेरे मूवी को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कर सकता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर वायलेशन है। तो कोर्ट ने जो है देखा और ऑब्जर्व किया, तो कोर्ट ने ये माना कि सही में कहानी सेम है, प्लॉट सेम है, सिर्फ लैंग्वेज और फिल्म का नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो कोर्ट ने तुरंत जो है इंजंक्शन लगा दिया, और जितना कमाई हुआ था साई गणेश प्रोडक्शन का, उसका जो है उसको जितना मतलब खर्चा हुआ था उसको दे के बाकी सब जो है इसको यशराज प्रोडक्शन को देने के लिए कहा गया, ठीक है। तो मतलब इस केस में कोर्ट ने माना था कि ये इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है।